हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी फैल्कन। आई एम हर्षिता गुलाटी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल की। ये हाल ही में अभी अमेंडमेंट बिल लोकसभा ने पास करा है और इस पे आजकल बहुत चर्चा हो रही है। अगर ये अमेंडमेंट बिल आया है तो जाहिर सी बात है कि कोई एक्ट तो इसमें होगा। तो अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एक्ट के मेन प्रोविजंस जानना, इस अमेंडमेंट के बारे में जानना और रीजंस जानना कि ये अमेंडमेंट क्यों लाया जा रहा है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट यू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक्ट आया था 2005 में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन कहीं प्रोवाइडेड नहीं है, ना तो एक्ट में ना ही किसी और इंटरनेशनल लॉ में। पर यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इसको डिफाइन करा है एज केमिकल, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स दैट कॉज मास डिस्ट्रक्शन। मास डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है जहां पे एक ही बार में एक ही साथ बहुत सारे लोगों की मौत हो जाए या हमारे बायोस्फीयर को इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाए कि किसी भी लिविंग बीइंग का रहना पॉसिबल ना हो। लिविंग बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब आते हैं। तो अब इसमें 3 टाइप्स हमने सबसे पहले समझेंगे। एक हो गया हमारा केमिकल, जिसका हमारा यूज़ होता है जितने भी ये केमिकल रिएक्शंस बनते हैं, जितने भी ये पर्सिक्यूटर्स बनते हैं बाय यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। देन बायोलॉजिकल, जितनी भी ये बीमारियां फैलाई जाती हैं, जैसे कि जापान ने एक टाइम पे प्लेग फैलाया था, दैट वाज क्रिएटेड इन लैब। ऐसे कोई भी टॉक्सिन्स जो हमारी स्किन को या हमारी बॉडी को हार्म करे, दैट कॉजेस डिजीज, वो आते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स में। और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हमारे एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, जिनको अगर एक बार आप कहीं गिरा दो तो एक ही बार में बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। सबसे पहले ये टर्म यूज हुआ था 1937 में बाय आर्क बिशप who was the chief of Church of England. He referred to aerial bombing in the Spanish Civil War as weapon of mass destruction. उसके बाद 2000 में this term became popular when the then President of America George Bush and the Prime Minister of UK Tony Blair, they both said that they want to invade into Iraq because Saddam Hussein is having weapons of mass destruction without permission. To curb the usage of weapons of mass destruction, many international treaties were framed so that they can stop the usage of weapons of mass destruction. Those were like Partial Ban Treaty, then there was a Biological Weapon Convention, then we had a Prohibition of Nuclear Weapons and Hague Code of Conduct. So there were many international treaties which tried to stop the usage of weapons of mass destruction. Their sole aim was that countries should not use these kind of weapons against each other in wars, because that will lead to a massive loss of human life. अब हम समझते हैं कि हमारा इंडिया का लॉ क्या कहता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट 2005 की प्रियम्बल का ये कहना है दैट दिस इज एन एक्ट टू स्टॉप द अनलॉफुल एक्टिविटीज इन रिलेशन टू द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम। इसका मतलब इस एक्ट का पर्पस क्या है कि ये कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी रिलेटेड टू दीज वेपन्स इनको रोके और इनके डिलीवरी सिस्टम। डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, जैसे रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट्स, जिनमें ये वेपन्स आते हैं या जिनके थ्रू ये लैंड करते हैं। तो द पर्पस इज टू स्टॉप द अनलॉफुल एक्टिविटीज बोथ रिलेटेड टू द वेपन्स एंड देयर डिलीवरी सिस्टम। अनलॉफुल मीन्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेक्शन 8 में बता रखा है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज अनलॉफुल मानी जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी। सो सेक्शन 8 सेज दैट नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, possess, acquire, transfer or sell
any of the weapons of mass destruction and their delivery system, neither directly nor indirectly. इसका मतलब कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी नहीं दी है, वो कोई भी ऐसे वेपन को ना ही मैन्युफैक्चर करेगा, ना ही उसको अक्वायर करेगा और ना ही उसको ट्रांसफर करेगा। अब इसमें और भी हमारी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आगे के सेक्शन में प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि एक्सपोर्टिंग पे बैन है, ब्रोकरेज पे बैन है, मतलब कि आप एज अ मीडिएटर एक्ट नहीं करोगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। And if any person contravenes these provisions, then under section 14 and 15 of the act, the punishment is provided that any person who does any act in contravention to the above mentioned sections, which are section 8, 9, 10, then he will be punished with a minimum punishment of 5 years, which can extend up to life imprisonment and shall also be liable for fine. And section 20 of the act says that if such offence has been committed by a company, then every person who is at the responsible position of the company, मतलब जिनको ये पता था या जिनके थ्रू weapons of mass destruction को लाया ले जाया गया, वो भी जिम्मेदार होंगे इस एक्ट के अंदर। These were the major provisions of the 2005 Act. अब हम समझते हैं कि अमेंडमेंट क्या लाई जा रही है। लोकसभा हैज पास्ड द अमेंडमेंट बिल wherein they have inserted section 12A to the act. Section 12A prohibits the financial activities related to the weapons of mass destruction and their delivery system. इस सेक्शन में ये बोला गया है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फाइनेंस करेगी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को या उनकी डिलीवरी सिस्टम को, मतलब कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट, एक्विजिशन, ऐसी किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी को जो अपने एसेट्स या मनी से फाइनेंस करेंगे, वो लोग भी पनिशेबल होंगे अंडर दिस एक्ट। अब तक पूरे एक्ट में कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं था कि जो लोग ऐसी एक्टिविटीज को फाइनेंस करेंगे वो भी पनिशेबल होंगे, बट नाउ दिस अमेंडमेंट इज मेकिंग वेरी क्लियर दैट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी पर्सन ट्राइज टू गिव मनी to facilitate any of the activity related to the weapons of mass destruction shall be held liable. Government can freeze, seize their assets or financial resources whether they hold or control them directly or indirectly. अब समझते हैं हमें इस अमेंडमेंट की नीड क्या पड़ी। ऐसा क्या हुआ कि हमें अब ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। Recently, United Nations Security Council has targeted on the financial sanctions to the weapons of mass destruction. उन्होंने ये कहा है कि countries should make a very strict law in regards to their weapons of mass destruction policy. Also, Financial Action Task Force has also mandated to make sanctions against the proliferation of the weapons of mass destruction and their delivery system. So, to meet these international obligations, India has introduced this amendment which puts prohibition on the financial activities related to the weapons of mass destruction and their delivery system. Now, we should understand India has always used no first use nuclear policy, which means India never attacks first on any country. हम कभी भी कोई अपने weapons use नहीं करते दूसरी country को harm पहुंचाने के लिए। India always helps the other countries. तो we should also recommend this type of policy in case of weapons of mass destruction to other countries. All the countries should adopt these kind of policies so that world becomes a very safe place and everyone can invest in the affairs of the world equally and get benefit from them. All can grow globally because these kind of weapons always become a threat not only to the opponent but also to the person who uses them recklessly. So these kind of policies are quite appreciated
आई होप आपको इसके सारे मेजर प्रोविजन समझ आ गए होंगे, क्योंकि यही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कोई भी आपका एग्जाम हो, बी इट फॉर लॉ, बी इट फॉर एनी यूपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। आई होप you enjoyed the video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.